अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई। इसमें हम वेलोसिटी भी देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या फार्मूला होगा। एक्सेलरेशन भी देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो तब क्या फार्मूला बनेगा। और देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को अगर सिलेंड्रिकल में शिफ्ट करना हो या सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में शिफ्ट करना हो तो क्या फार्मूला लगेगा। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक दूसरे में अगर ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। शुरू करते हैं जी। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहला पॉइंट है। अब अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फिगर में आपको एक पी पॉइंट दिखाया जा रहा है। इस एक स्फीयर दिख रहा है एक्स वाई जी, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके अंदर एक स्फीयर बना हुआ है पी पॉइंट, मगर उस पी पॉइंट के आगे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं आर, थीटा और फाई। तो इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल है। हम किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं तो इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। आर, तो आर क्या है? आर हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है जो हम ओरिजिन से देख रहे हैं। तो आपके पास अगर हम यहाँ से एक यानी पोजीशन वेक्टर बन रहे हैं एक तरह से ओ से उस पॉइंट तक, तो आर की वैल्यू जीरो से बढ़ेगी और कहाँ तक ले जा सकते हैं आप? अगर हम इसकी मैक्सिमम मैं वैल्यू पूछूं तो हम इसे इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं, यानी जीरो से बड़ा होगा और अप टू इन्फिनिटी तक ले जाया जा सकता है। ठीक होगी बात। अब जनाब दूसरा जो एंगल है जिसे हम थीटा देख रहे हैं वो जी एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो अब अगर हम इसे देखें तो पोलर एंगल ये कहलाएगा और इसको हम फिक्स ज़ेनिथ डायरेक्शन में देखेंगे, यानी जी एक्सिस फिक्स है ना। तो हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है अगर आप देखें तो पी पॉइंट आपके पास एक प्लेन में जैसे ये शैडो दिखाया जा रहा है जीरो से पाई तक, यानी के इस प्लेन से उठा के यहाँ तक इस प्लेन तक जाया जा सकता है। तो ये वेरिएशन इसमें आ सकती है कि ये जीरो भी हो सकता है और पाई तक इसे ले जाया जा सकता है। फिर क्या जनाब, थर्ड वन इज द फाई। फाई इज आल्सो एंगल दैट इज कॉल्ड एजीमुथल एंगल। और ये आपके पास जो हमारा आर है और उसकी प्रोजेक्शन के साथ बनाएगा आपके पास एक फिक्स्ड रेफरेंस यानी एक्स एक्सिस के साथ। और ये आपका जो आर घूम सकता है तो इसकी वजह से बनने वाला फाई भी चेंज होगा। तो इसका मतलब आपके पास फाई, अगर मैं इस स्फीयर में पूरे को आर को घुमाऊं यूं तो ये फाइव भी साथ 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 चेंज होता जाएगा। तो ये जीरो से टू पाई तक आप इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक होगी बात जनाब। तो इसका मतलब अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता लग चुका है। अब आपको आर की भी समझ आ रही है, स्फीयर में आर कहाँ से कहाँ तक होगा, और आपको थीटा भी समझ आ रहा है कि किस एक्सिस के साथ हम उसे देखेंगे और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसी तरह फाई को भी स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारा आर है, जो उसकी जो साया बनेगा, साया होगा, उस साये का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा। अच्छा जी। अब जरा इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तस्वीर पे ले आता हूँ। अगर आप गौर करें इस चीज में, आपको आर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाई दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ट्रायंगल समझो, ये वाली ट्रायंगल, तो इसमें थीटा इधर है तो अल्टरनेट एंगल के तौर पे इधर आ जाएगा। तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, डेट इज कॉल्ड आर साइन थीटा। यानी ये जो साया है, ये साया कौन सा कंपोनेंट होगा? आर साइन थीटा। और ये जो आपके पास ये वाला इसका थीटा के साथ जो साइड होगी ये हमारी बेस होगी, तो डेट इज कॉल्ड आर कॉस थीटा। यानी अगर मैं पूछूं कि भाई इस आर पॉइंट की हाइट कितनी है तो वो जेड से पता चलेगी, और जेड किसके बराबर आ गया? आर कॉस ऑफ थीटा। अब मैं आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू समझाता हूँ। तो जनाब अब जरा फाई को देखें, तो क्या फाई के सामने एक परपेंडिकुलर होगा, फाई के साथ बेस होगा, यानी बेस का मतलब एक्स कंपोनेंट। तो अब अगर मैं कहूं कि वेक्टर का नाम आर साइन थीटा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? आर साइन थीटा कॉस फाई। समझ आ रही है? यानी अब वेक्टर का नाम ही मेरे लिए आर साइन थीटा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट मेरे लिए आर साइन थीटा
cos phi आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं पूछूं y कंपोनेंट कितना होगा तो क्या जवाब देंगे, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi। तो जनाब अब आपने ये चीज यहाँ पे समझी कि x बराबर आया किस चीज के, r sin थीटा cos phi के, y किसके बराबर आ जाएगा, r sin थीटा sin phi के। यानी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये सामने वाला y कंपोनेंट होगा। ओके, तो z भी मैंने आपको समझा दिया कि z इक्वलेंट होगा किसके, r cos ऑफ थीटा के। तो जनाब अब आपको x y और z एक्स कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। अब हमने r और थीटा फाई जब ये तीनों मालूम होंगे तो क्या मैं उसे x में शिफ्ट कर सकता हूँ, r थीटा फाई मालूम होंगे तो y में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, r थीटा मालूम होंगे तो z में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। यानी ट्रांसफॉर्म समझ आ रही है ना अब आपको। तो इस चीज को हम एट द एंड ऑफ लेक्चर भी देखेंगे। तो जनाब अब मुझे पता लग चुका है कि जो मेरे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कार्टेशियन के साथ किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि भाई एक्स वाई जी की मदद से आर थीटा और फाई जरा सोचते हैं, तो जनाबे वाला क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ से इस जगह से कि ये जो पी पॉइंट है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस पे भी होगी, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे भी होगी, कुछ ना कुछ जी एक्सिस पे भी होगी। तो इसका मतलब आर बनेगा किससे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर से। फाई अगर आप यहाँ से सोचें तो फाई कैसे निकाल सकते हैं, तो अल्टीमेटली जनाब टेन फाई आ जाएगा वाई बटा एक्स, यानी वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। और इसी तरह थीटा का जरा सोचें तो थीटा इस ट्राइंगल से निकल सकता है, यानी z ओवर आर। तो z हमारे पास यहाँ पे किसका रोल कर रहा है, बेस का। r किसका रोल प्ले कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। तो जनाब यहाँ से आप कॉस थीटा की हेल्प लेके थीटा भी मालूम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास इस तरीके से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में ले जा सकते हैं, कार्टेशियन को स्फेरिकल में ले जा सकते हैं। अब जरा अगली तस्वीर को समझते हैं। तो जनाब अब आपके पास अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे चेंज लाना है लेंथ में, एलिमेंट्री लेंथ पहले कितनी होंगी, फिर मैं सोचूंगा कि भाई अगर मैं इसमें थोड़ा सा इन्हें स्ट्रेच करता हूँ, चेंज करता हूँ, हिलाता हूँ तो क्या होगा। आपने जनाब आर देखा, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूं तो जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर लेंथ थी, दिस इज आर। तो आप इसे मजीद खींचेंगे तो इजाफा कितने का होगा, डी आर का। यानी आपने आर थीटा और फाई को अब सोचना है, तो आर में तो इजाफा नजर आ रहा है कि वो डी आर होगा। जरा जनाब अब आपके पास जरा बात करते हैं थी, थीटा की, कि आर थीटा और थीटा को जरा समझते हैं। तो ये डी थीटा आपके पास है, थीटा इस तरफ को लाए तो ये चेंज हुआ। तो थीटा के चेंज आने से हमने लेंथ की चेंज देखनी है, तो वही हमने पहले भी किया हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो बराबर आ जाएगा किसके, आर डी थीटा के। तो आपको आर की चेंज भी समझ आ रही है, थीटा की वजह से जो हमारी लेंथ में चेंज आई डेट इज आर डी थीटा। अब बात करते हैं जरा फाई की, कि जब फाई चेंज होगा तो आपके पास उस तब लेंथ में चेंज कितनी आएगी। अब आपको पता है कि ये फाई जो बन रहा है एंगल किसके साथ बन रहा है, आर साइन थीटा के साथ बन रहा है। तो अब आप जरा सोचें जब फाई में चेंज आएगी तो एक साइड आपकी आर साइन थीटा की है, तो सामने डी फाई है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है एस इज इक्वल टू आर थीटा का। अब मसला ये है मेरे पास आर नहीं है बल्कि आर साइन थीटा है, तो मुझे लेंथ की चेंज देखनी होगी, तो आर साइन थीटा को डी फाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला कंसेप्ट ही है, मगर अब आर नहीं है। आर की जगह क्या है, आर साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है, डी फाई। तो आर साइन थीटा को डी फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब अब आपको जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेंथ की चेंज जैसे आएगी वो भी अब आपको मालूम है। डी आर भी समझ आ गया आपको, आर डी थीटा भी समझ आ रहा है, और आर साइन थीटा डी फाई भी समझ आ रहा है। अगर हम के वॉल्यूम बताएं जी, वॉल्यूम का चेंज, एलिमेंट्री वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो इन तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आर चूंकि दो दफा आ रहा है तो आर स्केयर साइन थीटा डी फाई और डी आर आ जाएगा। तो जनाब इस तरीके से हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझ रहे होते हैं। अब
जरा यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं। अब अगर एक स्फेरिक कोऑर्डिनेट आपने स्फीयर देख रहे हैं, इसमें आर भी थीटा नजर आ रहा है, थीटा भी नजर आ रहा है, फाई भी नजर आ रहा है आपको। तो आर को जब आप चेंज लाएंगे तो वो आर की सिमत में चेंज आएगा ना भाई। तो आर यूनिट वेक्टर इस सिमत में होगा। तो जनाबे वाला फाई में अगर चेंज लाएंगे तो फाई इस तरफ था आपके पास, आपने देखा था पिछले केस में कि फाई इस तरफ को बांध रहा है। तो आप जरा सोचें कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी सिंथ में होगा जो एक्स एक्सिस से परे की जानिब जा रहा होगा। तो जरा देखें, तो क्या ये एक्स एक्सिस से परे की जानिब ही नहीं जा रहा? और थीटा आप जी एक्सिस से बनाते हैं, तो जरा जी एक्सिस से इस तरफ को आए तो थीटा की भी चेंज आपको समझ आ जाएगी। यानी यूनिट वेक्टर मुझे डायरेक्शन बताता है कि भाई ये इस सिंथ में जा रहे हैं। तो ये अब आपको अब इनकी वैल्यूज चाहिए। तो आर वेक्टर तो हम सब जानते हैं, एक्स आई प्लस एक्स वाई जे प्लस जी के है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जनाबे वाला, अब आपके पास x की कीमत भी पता है, अब आपको y की कीमत भी पता है, z की कीमत भी पता है। तो आप वो वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। x की वैल्यू भी लगा दी, y की वैल्यू भी लगा दी और z की वैल्यू भी लगा दी। आर कॉमन उठा लें, कट जाएगा। तो अब आपके पास आर यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ गया, साइन थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। अब मसला ये है कि आर के चेंज होने से थीटा और फाई चेंज होते हैं। इसका मतलब जो थीटा और फाई है वो डिपेंड कर रहे हैं आर के ऊपर। तो आपके पास इसका ना थीटा डॉट को मैं थीटा यूनिट वेक्टर को मैं कैसे देख सकता हूं कि आर के लिहाज से थीटा कैसे चेंज होगा। तो डी आर बाई डी थीटा लिया, तो मैंने इस आर जो था वेक्टर मेरे पास, इसको मैंने थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया। तो साथ में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो आर वो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर मेरे पास क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। तो थीटा यूनिट वेक्टर भी मेरे इलम में आ गया। सेम उसी पैटर्न पे आर को अब फाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो आंसर इज माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। तो जनाब, अब मेरे पास आर यूनिट वेक्टर भी है, मेरे पास थीटा यूनिट वेक्टर भी है, मेरे पास फाई यूनिट वेक्टर भी है। तो अब मैं वेलोसिटी को देखता हूँ कि वेलोसिटी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे देखी जा सकती है। तो जनाबे वाला, वेलोसिटी तो उसी तरह हम फार्मूला जानते हैं, डी आर बाई डी टी होता है। आर हम सब जानते हैं, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले आर का डेरिवेटिव लूंगा, फिर आर यूनिट वेक्टर रखूंगा, फिर आर को बाहर लेके आर यूनिट वेक्टर ले लूंगा। डी आर आप सब जानते हैं, डी आर ओवर डी टी को आर डॉट लिखा जा सकता है। आर हमारे पास हमें पता है। अब आर यूनिट वेक्टर को टाइम के लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो आर यूनिट वेक्टर तो मेरे पास है, मगर अब इसको टाइम के लिहाज से मैंने डिफरेंशिएट करना है। तो मैं सारा आर यूनिट वेक्टर रख रहा हूँ, आपको इसके तीन हिस्से दिख रहे हैं, तो मैंने तीनों को अलग अलग कर लिया। तो अब इस तीन हिस्सों में भी जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉस फाई का है। तो जनाबे वाला, क्या हम इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? आई को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आई तो आपके पास आई जे के कांस्टेंट के तौर पे आता है, क्योंकि ना आई का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। तो जनाबे वाला, साइन थीटा को पहले हम देखें तो कॉस थीटा बन जाएगा, उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, कॉस फाई ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब माइनस, अब अगली दफा कॉस फाई का डेरिवेट करना था, तो साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, कॉस फाई की जगह साइन फाई माइनस के साथ आ जाएगा, और फाई का डेरिवेटिव लेंगे तो फाई डॉट आ जाएगा, और आई यूनिट वेक्टर साथ में लिखा गया। सेम इसी तरीके से साइन थीटा साइन फाई को डेरिवेट करेंगे, तो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आ गया, थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, साइन फाई ऐसे ही आ गया साथ में। प्लस करेंगे तो आपके पास अब साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, साइन फाई की जगह कॉस फाई आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे फाई डॉट आ जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा माइनस के साथ आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे थीटा डॉट आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब अगले स्टेप में ये सारी ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दी, सबको इसी सबको ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब मुझे देखना है कि थीटा डॉट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो जहां जहां थीटा डॉट आ रहा था मैंने उनको इकट्ठा कर दिया, एक जगह पे कर दिया।
और बाकिया फैक्टर एक तरफ कर दिए। अब आप इन तीनों से थीटा डॉट कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फाई डॉट साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में बनी बच गई चीज, ये ब्रैकेट वाली चीज अगर आप देखें cos थीटा cos फाई आई प्लस cos थीटा sin फाई जे माइनस साइन थीटा के, ये सारी चीज तो मेरे पास किसका रोल प्ले कर रही है, थीटा यूनिट वेक्टर का। और माइनस साइन फाई आई cos फाई जे ये किसका रोल कर फाई यूनिट वेक्टर का। तो जनाबे वाला अब जरा वापस सोचें तो क्या सारा ये थीटा यूनिट वेक्टर बनता और ये सारा फाई यूनिट वेक्टर बनता, तो मैंने वो प्लेस कर दिया। तो जनाब आर यूनिट वेक्टर का जवाब मेरे पास आ चुका है। तो क्या ये वैल्यू वापस इस जगह पे लगाई जा सकती है? तो ये वैल्यू मैंने इस जगह पे जब प्लेस की, ये ब्रैकेट के साथ प्लेस की मैंने, तो आर डॉट आ गया, आर यूनिट वेक्टर आ गया प्लस आर, और ब्रैकेट में मैंने किसका आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लिख दिया, आर इनसाइड मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये अब आपके पास वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी क्या आई आपके पास, आर डॉट आर यूनिट वेक्टर आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर आर फाई डॉट साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर। तो जनाब अब आपको वेलोसिटी के तीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदर जब कोई पार्टिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी तीन डिफरेंट पार्ट्स कैरी कर रही होती है, या कह लें कि तीन डिफरेंट पार्ट से मिलके बन रही होती है, जिसमें आर डॉट, इसको हम रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे उसकी वेलोसिटी का, और आर थीटा डॉट को क्या बोलेंगे, मेरिडियनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक हो गया, एंगुलर भी आप इसे सादा लफ्ज में कह लें। और आपके पास आर फाई डॉट साइन थीटा को एजीमुथल कंपोनेंट आप नाम देंगे। तो इसका ना वेलोसिटी तीन मुख्तलिफ हिस्सों में एक कंट्रीब्यूट कर रही होती है और आप उसको टोटल करके देख रहे होते हैं। ओके, अब हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं कि एक्सेलरेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे आएगा। अब चूंकि वेलोसिटी निकल चुकी है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के लिहाज से। वेलोसिटी की वैल्यू मैंने लगा दी, आपने अभी भी पढ़ा वेलोसिटी के तीन हिस्से होंगे, मैंने तीनों लिख दिए। अब मैं इन तीनों को अलग अलग डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले आप देखो आर डॉट था तो आर डबल डॉट आ गया, आर यूनिट वेक्टर वैसे ही आ गया, फिर आर डॉट फर्स्ट वेक्टर के तौर पे आ गया, आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव आ गया। अब इसी तरीके से आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आप देखो इसमें आर फर्स्ट वेक्टर है, थीटा का डेरिवेटिव लिया, थीटा डबल डॉट हो गया, थीटा यूनिट वेक्टर आ गया। अब आर का डेरिवेटिव लिया थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर आ गया, फिर आर थीटा डॉट वैसे ही लिख दिए और थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव आ गया। फिर अगले केस में आर फाई डॉट साइन थीटा, इसमें भी आपके पास जरा देखें तो पहले आर डॉट आ गया, फिर फाई डॉट साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर वैसे ही लिख दिए। अगले स्टेप में जरा देखो, अब आर फाई डबल डॉट आ गया तो आपने साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर वैसे ही लिख दिए। उससे अगले स्टेप में देखें, आर फाई डॉट और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आ गया, प्लस एंगल का डेरिवेटिव थीटा डॉट आ गया आपके पास, और फाई यूनिट वेक्टर वैसे लिख दिया। चौथे स्टेप में देखें, आर फाई डॉट साइन थीटा वैसे लिख दिए, फाई यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास टाइम के लिहाज से हमने हमें आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव और फाई यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव हमें पीछे मालूम है। ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास आर यूनिट वेक्टर भी है, हमारे पास थीटा यूनिट वेक्टर भी है, फाई यूनिट वेक्टर भी है। आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, सेम पैटर्न पे हम थीटा डॉट यूनिट वेक्टर और फाई डॉट यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जनाब अब आपने जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। आपने फर्स्ट केस में देखें तो आपने आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर ऐसे लिख दिया। अब आर डॉट और आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आर थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर आ गया, आर डॉट थीटा यूनिट वेक्टर आ गया, प्लस आर थीटा डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लिख दिया, वो आप निकाल सकते हैं। देन इसी तरीके से हमारे पास सेम पैटर्न है, लास्ट वाले पे हमने ब्रैकेट में फाई डॉट यूनिट
की वैल्यू लगा दी। अब इन सबको ओपन कर लेंगे। इन सबको ओपन करने के बाद हम जो जो फैक्टर ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, जो सिमिलर हैं उनको एक जैसी तरतीब में लगा के रख देंगे। तो ये सारे मल्टी ब्रैकेट्स ओपन कर दी गई हैं। अब जब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को आपस में इकट्ठा करके लिखना है जो सिमिलर हैं। ठीक होगी बात? तो अब आपने क्या किया जनाब, इसमें से आपने देखा कि मैंने इसमें आर डबल डॉट, आर यूनिट वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर वाले फैक्टर इस तरह ब्रैकेट में दे दिए, और इन सब में से आप देखें थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर, तो इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया। फिर फाई यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर। तो इन सब में से अब मैं आर यूनिट वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से थीटा यूनिट वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से फाई यूनिट वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ। तो अब आपको एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अगर आप फर्स्ट वाला कंपोनेंट देखें, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर phi dot square sin square theta, that is called radial component. Then इस सेकंड वन थीटा डॉट आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट माइनस आर फाइव डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, that is called radial component of acceleration, and the last one is azimuthal component of acceleration. तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ओके, अब जनाब आपके पास हम देखेंगे रिलेशनशिप है सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल के अंदर। तो हम जानते हैं आर बराबर है किसके, रो स्केयर प्लस जेड स्केयर का स्केयर रूट, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा टेन रो बाई जी, और आप ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो रो बराबर लिखा जा सकता है किसके, आर साइन थीटा के। अब आपने सिलेंड्रिकल अगर याद किए हों तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जब आपने पढ़ा था सिलेंड्रिकल में, ये वाला जो साया था आर का, डेट इज कॉल्ड रो, हमने उसमें इसे रो का नाम दिया था। तो अब रो किसके बराबर है, आर साइन ऑफ थीटा के। तो अगर आपको वो चीज याद है तो आप बाकी सारी चीजें भी इसके लिहाज से समझ सकते हैं। तो आपके पास फाई फाई के बराबर है, जी बराबर है आर कॉज ऑफ थीटा के। कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं। हमें सब की वैल्यू पता है, आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी पता है। अब आप देख सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा। आर यूनिट वेक्टर आपने किसके इक्विवेलेंट लिया था, आर यूनिट वेक्टर था आई वाले, आई लुक एट साइन थीटा कॉस फाई, और जे वाली टर्म क्या है, साइन थीटा साइन फाई, के वाली टर्म है कॉस थीटा। तो लुक हेयर, आपने क्या किया, साइन थीटा साइन कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस, यानी आई जे के वाले इस तरतीब से लिख दिया। सेम केस फॉर थीटा डॉट आपने वैल्यू प्लेस कर दी, सेम केस फॉर फाई डॉट वैल्यू प्लेस कर दी, और आगे एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, आई जे के यूनिट वेक्टर भी आप प्लेस कर सकते हो। अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन आपके पास तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन या इस तरीके से कार्टेशियन को स्फेरिकल में, स्फेरिकल को कार्टेशियन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में, जब हम किसी स्टार्स या प्लैनेट को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं उसमें, जिसमें आप एक यानी एक जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आप एक रेफरेंस प्लेन बना लेते हैं, उसके लिहाज से आप सारी चीजें स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिसमें हम एलिवेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को स्टडी कर रहे होते हैं, वहां पे भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमने देखा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन भी हमने पढ़ लिए, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ लिए, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ लिए। तो इंशाल्लाह कल से हम वेक्टर ऑपरेटर्स शुरू करेंगे। तो हमारे पास अब अगले हिस्से में हमारे पास जो अब चैप्टर का हिस्सा शुरू होगा, हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह बाकी फिर कल देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।